हेलो बच्चों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं पिछले कई दिनों से लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मेरा नाम भोलेनाथ शुक्ला है और मैं एक एक करके कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की गणित हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी माध्यम में दोनों माध्यमों में अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं और कंटिन्यू एक एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। तो इसमें आप लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप सहयोग देंगे तभी सब कुछ संभव है। तो बच्चों, इसी क्रम में हम कक्षा 11 की गणित जो है उसमें जो पहला चैप्टर है समुच्चय, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका मैंने आप लोगों को थ्योरी पोर्शन जो था उससे कवर कराया था, और वो भी पहले और दूसरे एक्सरसाइज का। मैंने समुच्चय की परिभाषा आप लोगों को बताई थी, उसके बाद समुच्चय के निरूपण की विधियां आप लोगों को बताई थी। अब इसमें हम उससे संबंधित जो प्रश्न है, अब प्रश्नावली है, उसे हल करेंगे। तो चलिए फिर विलंब न करते हुए पहला एक्सरसाइज जो है अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, इसे हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें समुच्चय की परिभाषा से संबंधित दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रत्येक संग्रह जो होता है वो कोई जरूरी नहीं कि समुच्चय हो, लेकिन हर एक समुच्चय होता है वो निश्चित रूप से एक संग्रह होता है, लेकिन प्रत्येक संग्रह समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय की परिभाषा मैंने बताई थी कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह जो होता है उसे हम समुच्चय कहते हैं। यानी जो चीजें सुपरिभाषित का मतलब जिनमें व्यक्तियों के मतभेद ना हो, अर्थात सभी लोगों का एक मत हो, ऐसी चीजों को हम सुपरिभाषित कहते हैं। जो चीजें पहले से परिभाषित हैं, यानी सभी लोगों के लिए सर्वमान्य है, ऐसी चीजें सुपरिभाषित है, यानी सभी लोगों के लिए मान्य है। जैसे सप्ताह के दिनों के नाम, वर्ष के महीनों के नाम, या प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, पूर्णांकों का संग्रह, ऐसे संग्रह सुपरिभाषित कहलाती हैं। तो उसी पे आधारित हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कौन से संग्रह समुच्चय हैं। अपने उत्तर का औचित्य बताइए, यानी कारण भी बताना है। तो पहला क्या दिया है कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये संग्रह समुच्चय है या नहीं है। तो देखो, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने अगर आपसे पूछे जाएं तो आप क्या बताओगे। हर एक व्यक्ति जानता है इंग्लिश का जो जे होता है उससे क्या आएगा, जनवरी आएगा, जनवरी। उसके बाद क्या आएगा, फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा क्योंकि फरवरी अब से है। फिर मई नहीं, मार्च के बाद अप्रैल नहीं आएगा, वो ए से शुरू होता है। तो ऐसे ही जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। ये मतलब इसमें सारे लोगों के आंसर क्या होंगे, समान होंगे, यानी किसी का मतभेद होने का कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब ये संग्रह हमारा क्या है, ये समुच्चय है। तो यही कारण बताना है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति ये संग्रह जो है वो सुपरिभाषित है, अर्थात हर व्यक्ति का सेम आंसर आएगा। अब लिखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जहां भी आपको विशेषता बताने वाले शब्द आ जाए, जैसे सबसे अधिक प्रतिभाशाली, तो ये चीजें मतलब जैसे हम इंग्लिश में बोले सुपरलेटिव डिग्री, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, जहां सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी वो चीज समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये चीज सुपरिभाषित नहीं है कि कौन सबसे अधिक प्रतिभाशाली है। मतलब ये चीज सुपरिभाषित नहीं है कि कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक प्रतिभाशाली है। आगे आने वाले लोग भी प्रतिभाशाली हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये संग्रह समुच्चय नहीं है। तो ये आपको कारण बताना है। ऐसे लिखा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये चीज भी सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड हुआ है, वर्ड यूज हुआ है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो इसका मतलब कि आगे के लोग भी इनसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। ये चीज कोई फिक्स नहीं है कि अब सचिन तेंदुलकर के बाद इनसे ज्यादा अच्छा कोई बल्लेबाज नहीं होगा। तो यानी कि ये चीज सुपरिभाषित नहीं है, तो ये संग्रह भी क्या है, समुच्चय नहीं है। ऐसे आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये हमें बताना है कि समुच्चय है कि नहीं। तो हमारी कक्षा में जो भी बालक हैं वो निश्चित रूप से उनका नामांकन है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर मतलब कहीं बाहर का कोई बच्चा आएगा
और मतलब पूछा जाए कि ये आपकी कक्षा का है तो आप सारे लोग बताओगे कि ये कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, हमारी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, या हमारे विद्यालय का नहीं है, किसी अन्य विद्यालय का है। तो हर एक स्कूल के प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी जो होते हैं वो निश्चित रूप से क्या होते हैं, मतलब रजिस्टर्ड होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये चीज ये संग्रह सुपरिभाषित है, कोई मतलब ऐरा गैरा इसमें नहीं आ सकता है। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये चीज क्या है, सुपरिभाषित है, क्योंकि हर व्यक्ति 100 से कम मतलब प्राकृतिक संख्याएं अगर बताने के लिए कहा जाएगा तो 1, 2, 3, 4 और 99 तक की संख्याएं ही बताएगा। इसमें किसी का अलग अलग आंसर नहीं होगा। तो जिसमें अलग अलग आंसर ना हो, यानी किसी के मतभेद ना हो, ऐसे संग्रह को ही हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये भी क्या है, ये संग्रह भी समुच्चय है। ये वाला भी समुच्चय है। और लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित जो उपन्यास है वो निश्चित रूप से मतलब सुपरिभाषित है, यानी कि कहीं ना कहीं वो निश्चित है कि उन्होंने क्या क्या उपन्यास लिखे थे और कहीं संग्रहालय में जरूर सुरक्षित हैं, भले ही वो हमें ज्ञान ना हो। किसी पुस्तकालय में उनके द्वारा लिखित जो भी उपन्यास है वो सब रखे हुए हैं। इसका मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है। ऐसे सभी समपूर्णांकों का संग्रह ये भी क्या है, समुच्चय है, क्योंकि समपूर्णांक सारे लोगों के आंसर यही आएंगे 2, 4, 6, 8, जिन लोगों को ज्ञान होगा। जिनको ज्ञान नहीं होगा उनकी बात अलग है। ठीक है। इन अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो निश्चित रूप से इस अध्याय में जो प्रश्न है वो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या क्या प्रश्न है। तो ये संग्रह भी क्या है, समुच्चय है। और उसके बाद विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह दिया हुआ है। तो सबसे अधिक खतरनाक वर्ड जो यूज हो गया, इसकी वजह से ये संग्रह समुच्चय नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कौन सा जानवर सबसे अधिक खतरनाक है, या फिर फिक्स नहीं है कि कितने जानवर सबसे अधिक खतरनाक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि ये इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक सेट है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अवयव दिए हैं, और रिक्त स्थानों में हमें इस प्रतीक का या इस प्रतीक में से एक प्रतीक भरना है। तो देखो, अगर इस प्रतीक को हम बोलते हैं, इसे पढ़ा जाता है इज एलिमेंट ऑफ या फिर बिलोंग्स टू। अगर कोई भी अवयव किसी सेट में बिलोंग करेगा, यानी उसके अंदर पाया जाएगा, तो हम इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई अवयव किसी सेट के अंदर ना हो, मौजूद ना हो, तो उसे हम किस प्रतीक के द्वारा लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसे पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इसे पढ़ा जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। या फिर इज नॉट एलिमेंट ऑफ। तो यहाँ पे देखो, अब हमें सामने दिखाई दे रहा है कि ये में क्या क्या अवयव है। यहाँ देखो 5 ए के अंदर है कि नहीं, ए के अंदर 5 ए का अवयव है, तो इसमें हमें ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा, 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 ए का अवयव है। ऐसे नेक्स्ट क्या है, 8 बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर 8 ए के अंदर होगा तो बिलोंग्स टू लगेगा, और नहीं होगा तो ये वाला लगेगा। तो क्योंकि 8 तो इसमें नहीं है, इसलिए हमें डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना है। और 0 भी ए के अंदर नहीं है, यहाँ भी डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। 4 ए के अंदर है तो ये बिलोंग्स टू हो गया। 2 ए के अंदर है तो यहाँ भी बिलोंग्स टू हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू ए। और 10 ए के अंदर नहीं है तो इसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू ए कर देंगे। ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन मैं एक तरफ से सारे प्रश्न करा रहा हूँ, इसलिए इसको भी मैंने सोचा करा ही दे। छोटी छोटी चीजें हैं, यही छोटी छोटी मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आगे चलकर यही सब कॉन्सेप्ट बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचियों को सूची या सारणीय रूप में लिखिए। सूची या सारणीय रूप में लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं, समुच्चय के लिखने की 2 विधियां होती हैं। एक तो होता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरा क्या होता है, सारणी विधि, सारणी विधि।
तो सारणी विधि में क्या होता है कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव को लिखा जाता है मझले कोष्ठक के अंदर, हर एक अवयव को लिखा जाता है। जबकि समुच्चय निर्माण विधि में हर एक अवयव न लिखकर उन अवयवों के गुणों को लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे मतलब समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए हैं और हमें उसका आंसर सूची विधि या सारणीयन विधि में देना है। तो यहाँ क्या लिखा है कि A इक्वल टू द सेट ऑफ x, A इज इक्वल टू द सेट ऑफ x सच दैट x एक पूर्णांक, मतलब यहाँ A सेट में आने वाले अवयव x के बारे में बताया गया है। अब x क्या हो सकता है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक होना चाहिए और उस पूर्णांक का मान -3 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 7 से साथ साथ छोटा होना चाहिए। तो अब पूर्णांकों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। निश्चित रूप से जब आप पूर्णांकों के बारे में जानेंगे तभी तो ये कर पाएंगे। तो आप जानते हो कि सभी गिनी जाने वाली संख्याएं उनके ऋणात्मक तथा शून्य क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अर्थात क्या क्या चीजें पूर्णांक में आ जाएंगी, देखो पूर्णांक में क्या क्या आता है, सभी गिनी जाने वाली संख्याएं अर्थात प्राकृतिक संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक अर्थात प्राकृतिक संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट और -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन ∞ तक, इधर ये सारी संख्याएं। अब संख्या रेखा पर कोई भी संख्या जो दाहिनी तरफ होती है वो बाईं तरफ वाली संख्या से बड़ी होती है। अब हमें ऐसा पूर्णांक बताना है जो -3 से तो बड़ा हो, अर्थात -3 के तो दाहिनी ओर होना चाहिए और साथ में 7 से छोटा होना चाहिए। 7 से छोटा मतलब 5, 6, 7 आगे आएगा। तो 7 से छोटा का मतलब कितने पूर्णांक आ जाएंगे जो -3 से तो बड़े हैं, ये सारे पूर्णांक आ जाएंगे। अब इन्हीं को हमें मझले कोष्ठक के अंदर लिख देना है। तो -2 आ गया, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं इन्हें, मतलब कोई जरूरी नहीं कि -2 हम पहले लिखें, क्योंकि समुच्चय में अवयव के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है कि कौन सा अवयव कहां पर लिखा जा रहा है। समुच्चय में अवयव के क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो -2 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3, 4, 5, 6 और 7 को हम नहीं ले सकते क्योंकि उस पूर्णांक का मान 7 से छोटा होना चाहिए, तो यानी 7 को हम नहीं ले सकते। अब अगला क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है, द सेट ऑफ x, यानी बी में ऐसे अवयव आएंगे जो 6 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अब प्राकृतिक संख्याएं बताइए कहाँ से स्टार्ट होती हैं, आप सभी जानते हैं जो गिने जाने वाली संख्याएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो 1 से हो जाएगा 1, 2, 3, 4 को हम ले सकते हैं, 5 को ले सकते हैं। अब लिखा है कि x 6 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो 6 से छोटी होने का मतलब बस आप 5 तक ही ले सकते हो। तो ये B सेट हो गया, ठीक, ये हो गया। अब C देखो, C में क्या आएगा कि x 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब आप सभी जानते हो कि 2 अंकों की संख्याएं कहां से चालू होती हैं, 2 अंकों की संख्याएं 10 से चालू होती हैं, लेकिन 10 के अंकों का योग क्या आ रहा है, 1 + 0 अंकों का योग, मतलब 1 अंक हो गया और 0 भी 1 अंक हो गया, क्योंकि टोटल 10 अंक होते हैं मैथ में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक से ही सारी संख्याएं बनती हैं। और यहाँ पे ये संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की, तो इसके अंकों का योग 1 आ रहा है। तो हमें 1 के साथ, मतलब जिस संख्या का दहाई का अंक 1 रहे, इसके साथ हमें, क्योंकि योग 8 लाना है तो कौन सी संख्या लेना पड़ेगा, तो हमें लेना पड़ेगा 1 के साथ 7, 17 होगा। फिर अब 2 के साथ क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 26 के दोनों अंकों का योग 8 आएगा। फिर 3 के साथ क्या लेना पड़ेगा, 5 और 3 मिलकर 8 हो जाएगा, 35 हो गया। फिर 4 के साथ क्या लेना पड़ेगा, 4 8 होता है। फिर 5 के साथ 3 लेना पड़ेगा, फिर 6 के साथ 2 लेना पड़ेगा और 7 के साथ 1 लेना पड़ेगा। 8 के साथ क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। और 9 मतलब जिस 9 वाली, इसके आगे हम नहीं ले सकते क्योंकि 81 आगे आ गया। 81 के अंकों का योग कितना आ जाएगा, वैसे तो संख्याएं 2 अंकों की 99 तक हैं, लेकिन आगे जितने भी 2 अंकों की संख्याएं हैं उनके अंकों का योगफल 8 नहीं होगा। तो हमें केवल उन्हीं
प्राकृतिक संख्याओं को शामिल करना है 2 अंकों की, जिनके अंकों का योगफल 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे इतना आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो डी क्या दिया है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक। अब देखो 60 के भाजक क्या क्या, पहले तो आप ये जानो कि 60 के भाजक कैसे लिखोगे। भाजक का क्या मतलब होता है, यानी ऐसी संख्याएं जो 60 को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं, वो 60 की भाजक कहलाती हैं। तो 60 के भाजक क्या क्या होंगे। पहली बात तो हर एक संख्या की भाजक होती है, क्योंकि 1 से प्रत्येक संख्या कट जाती है। तो 1 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि 60 सम संख्या है, फिर 3 से कट जाएगा 60, फिर 4 से कट जाएगा क्योंकि मतलब 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 चौका 60, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, फिर 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 10 के बाद 12 से कटेगा, 12 के बाद और किससे विभाजित हो जाएगा, 15 चौका 60, फिर 15 के बाद 30, 30 दूना 60 होता है, और उसके बाद 60 से कट जाएगा। तो ये 60 के इतने भाजक। अब इनमें से कौन से ऐसे भाजक हैं जो अभाज्य हैं। तो अभाज्य 2 है, 3 है और 5, और बाकी सारे संख्याएं जो हैं, एक कैसी संख्या है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। क्योंकि संख्याओं के बारे में मैंने पहले कई सारी वीडियो अपलोड किया है संख्या पद्धति पर, वो आप देख लीजिए। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिसके पास कम से कम 3 गुणनखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात या तो 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, इसके अलावा तीसरी किसी संख्या से न कटे, ऐसी संख्याओं को ही भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पे 2 भाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। तो 60 की अभाज्य भाजक क्या क्या आ जाएंगे, 2, 3, 5। एक तो न तो भाज्य है ना ही अभाज्य। अगला देखो ई सेट में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। और देखो क्योंकि समुच्चय में कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखना है, तो इसके अक्षरों को हमें लिखना है, लेकिन कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखना है। तो टी लिख दिया, फिर आर लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर जी लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर एन लिख दिया। ध्यान रखना कि कोई भी अवयव 2 बार नहीं आना चाहिए। एन के बाद ओ 1 बार हो चुका है, अब यम लिख दो। यम के बाद ई लिख देंगे, क्योंकि ई पहले हमने नहीं लिखा है। उसके बाद टी ऑलरेडी हमने लिख लिया है, तो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। अगला है आर को भी हम लिख चुके हैं, तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, वाई। तो इसमें अलग अलग 3 और 3 6 और 3 9 अक्षर ऐसे हैं जो अलग अलग हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे यफ में हमें क्या लिखना है, वेटर शब्द के अक्षरों को लिखना है। तो पहले बी हो गया, फिर ई हो गया, फिर टी हो गया। लेकिन टी को 2 बार है, मतलब टी 2 बार है, तो उसे 1 बार ही लिखेंगे। उसके बाद ई 1 बार लिख चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर आर लिख देंगे, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चयों को समुच्चय निर्माण में रूप में लिखिए। यानी पहले का जो क्वेश्चन था वो समुच्चय निर्माण के रूप में दिया गया था, उसे सारणी रूप में लिखना था। अब ये क्वेश्चन हमें सारणी रूप में दिया है और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, अर्थात इसमें जो अवयव लिखे हैं इनके गुण लिखना है। ऐसे गुण जो सारे अवयवों के अंदर पाए जाते हैं, और हमें ऐसे गुण को लिखना है जिससे यही सारे अवयव, इनके अलावा कोई अतिरिक्त अवयव ना आए। तो इसे हम 2 प्रकार से भी लिख सकते हैं। चाहे तो ऐसे लिख देंगे, द सेट ऑफ एक्स। इसमें हमें एक चर राशि को इंक्लूड करना रहता है, और उस चर राशि के बारे में क्वालिटी बतानी रहती है। अब यहाँ पे आप देखो इन सारे अवयवों के बीच में क्या खास क्वालिटी पाई जाती है। तो एक तो आप कह सकते हो कि ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी 3 के प्रथम 4 गुणज है। 3 के प्रथम 4 गुणज है। जो संख्याएं किसी संख्या के मतलब किसी संख्या को प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करके प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम मतलब उस संख्या का गुणज कहते हैं। तो x के बारे में क्या लिखना है कि x संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज है। आप चाहो तो इस तरह लिख दो, यानी कि भाषा के रूप में
अथवा इसको लिखने का दूसरा भी तरीका है, हमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू 3n। आप कर दीजिए 3 इंटू n, और n के ऊपर आपको कंडीशन बता देना है कि n क्या है। n का मान आप कहां से कहां तक ले सकते हो, प्राकृतिक संख्या लेना पड़ेगा n का मान, तो आपको आगे बताना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू n, स्मॉल n जो हो वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और उसका मान कहां से कहां तक ले सकते हो, तो n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेस देन 5, 5 से छोटी ले सकते हो, या फिर अगर आपको इक्वल भी लाना है तो यहाँ 5 की जगह 4 करना पड़ेगा, तब आप इक्वल का साइन लगा सकते हो n के ऊपर। तो इसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, ये दोनों ही तरीका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। आप जैसा चाहो वैसा इसे लिख सकते हो। अगला देखो, अगला क्या करना है हमें, अगला लिखा 2 4 8 16 32। तो अब इन सारे अंगों के बीच जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसे आपको पहचानना है सबसे पहले। यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 करने पर 8 आएगा, और 2 की पावर 4 करने पर 16 आएगा, 2 की पावर 5 करने पर 32 आएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ x सच दैट x प्रथम x इक्वल टू 2 की पावर n, x इक्वल 2 की पावर n, ठीक। और n का मान कहां से कहां तक लेना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n के बारे में बताना पड़ेगा कि n प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि n के बारे में आप कुछ नहीं बताओगे तो फिर हम पूर्ण संख्याएं भी ले सकते हैं, पूर्णांक भी ले सकते हैं, और इसके अलावा मतलब परिमेय संख्याएं भी ले सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं, इतनी सारी संख्याएं होती हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसलिए आपको n के बारे में बताना पड़ेगा कि n क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और n का मान कहां से कहां तक ले सकते हो, 1 2 3 4, यानी घात में जो संख्याएं हैं वो 5 तक गई है। तो इसीलिए आपको n के ऊपर कंडीशन लगाना पड़ेगा कि n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 5, या फिर आपको इक्वल का साइन अगर नहीं लगाना है यानी 5, तब आपको यहाँ 6 करना पड़ेगा, यानी कि n का मान 6 से छोटा होना चाहिए। अगला देखो, ये 5 की पावर 1 है, ये 2 है, 5 की पावर 3 का मान 125 होता है, 5 की पावर 4 का मान 625 होता है। तो इसको भी ऐसे लिख दीजिए सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, सॉरी बच्चों, तो यहाँ 5 की पावर n कर देंगे, ठीक है। और n के ऊपर अगेन आपको कंडीशन देना पड़ेगा कि यानी कि जो पावर है 5 की वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और कहां से कहां तक की संख्याएं हैं प्राकृतिक में, 4 तक की। तो इसकी n बिलोंग्स टू n, यानी कैपिटल n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को कैपिटल n से प्रदर्शित किया जाता है। और n के ऊपर कंडीशन दे दीजिए कि n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेस देन, आप लेस देन 5 लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है, 2 4 6 डॉट डॉट, यानी कि ये सारी सम संख्याएं हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसको आप लिख सकते हो दो तरीके के, द सेट ऑफ x सच दैट x संख्या 2 के गुणज है, चाहे आप कह सकते हो कि 2 के गुणज हैं, या फिर द सेट ऑफ x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। अगर ये भी लिख दोगे तब भी वही संख्याएं आएंगी, एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ये आपको कंडीशन बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, 149। तो इन सारी संख्याओं के बीच क्या खास गुण पाया जाता है कि ये प्रत्येक संख्या जो है वो पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग है, 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ऐसे आगे 4 का स्क्वायर आएगा, और डॉट डॉट ये 10 का स्क्वायर है। तो इसी को आप लिख सकते हो द सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। और n का मान कहां से कहां तक लेना पड़ेगा, अब की बार कौन चेंज हो रहा है, अब की बार घात नहीं चेंज हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ 2 फिक्स कर दिया। अब n मतलब नीचे आधार चेंज हो रहा है, इसलिए आधार की जगह हमने n कर दिया। और n का मान कहां से कहां तक लेना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का मान आपको लेना पड़ेगा ग्रेटर आर इक्वल टू 1
या फिर आपको ग्रेटर ना भी लगाओ तो अंडरस्टैंडेबल रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही चालू होती हैं। तो आप कह सकते हो कि n इज लेस आर इक्वल टू 10। जहां जहां ये हमने ये लगाया है, अगर आप ये ना भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपने प्राकृतिक संख्या बता दिया तो आप निश्चित रूप से सबको पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होती हैं, तो हमें केवल इतना ही लिख दें तब भी हमारा आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है, निम्न समुच्चयों के प्रत्येक अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। अर्थात ये हमें उस अवयव के बारे में क्वालिटी दी गई है, उसके बारे में बताया गया है और आपको प्रत्येक अवयव को लिखना है। तो इसमें ये सेट में क्या दिया गया है, ये सेट में दिया है कि द सेट ऑफ यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो अब विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती है वो आपको लिख देना है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब ऐसे ऐसे बहुत सारी विषम प्राकृतिक संख्याएं होती है जिन्हें सबको मतलब लिखना संभव नहीं है। तो आप कुछ संख्याएं लिख के उसके बाद डॉट डॉट लगा देंगे तो इससे अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, यानी समझ आ जाएगी कि इसमें केवल विषम प्राकृतिक संख्याएं ही आई हैं। पैटर्न को देखकर पता चल जाएगा। अगला बी सेट है और बी सेट में बताया गया है कि यक्स एक पूर्णांक है और यक्स का मान -1/2 से बड़ा है। यहाँ देखो पूर्णांक में 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब पूर्णांक है। फिर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। तो -1/2 कहाँ पड़ेगा? -1/2 का मतलब कि 0 -1/2 कहाँ रहेगा? 0 और मतलब -1 के बीच में यहाँ -1/2 आएगा। अब उस पूर्णांक का मान -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 का मतलब 4.5, 9/2 मतलब 4.5 जो कि 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ 9/2 होना चाहिए, यानी -1/2 और 9/2 के बीच आने वाले पूर्णांक लिखने हैं। तो उनमें कौन कौन से पूर्णांक आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4। तो बी में क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। आगे आपको लिखना है सी के बारे में क्या बताया गया? द सेट ऑफ यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। यक्स एक पूर्णांक है और उसका स्क्वायर जो होना चाहिए वो 4 के बराबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। आई थिंक यहाँ लेस आर इक्वल टू 4 है, सॉरी यहाँ पे लेस आर इक्वल टू 4 है। यानी ऐसे पूर्णांक जिनका वर्ग या तो 4 के बराबर रहे या फिर उससे छोटा रहे, ऐसे पूर्णांकों को लिखना है। तो देखो -2 का वर्ग कितना होगा? -2 एक पूर्णांक है, इसका वर्ग 4 होता है, लेकिन -3 भी एक पूर्णांक है, उसका वर्ग 9 हो जाएगा जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा। तो आप -3 को नहीं ले सकते हो। तो -2 से और 2 तक जब लोगे तभी तो उनका वर्ग 4 या 4 से छोटा रहेगा। तो इनमें क्या क्या आ जाएगा? एक तो आ गया -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और उसके बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें और डी में क्या दिया गया है? यक्स शब्द लॉयल का एक अक्षर है, तो लॉयल के अक्षर लिखने हैं। अक्षरों का समुच्चय हम जानते हैं कि इस समुच्चय में किसी वर्ड के मतलब कोई भी चीज 2 बार नहीं लिखी जाती है। तो यल आ गया, वो आ गया, उसके बाद वाई आ गया और ये, बस यल को दोबारा नहीं लिखना रहेगा। यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, अर्थात 30 दिन। ऐसे महीनों के नाम लिखो जिसमें 30 दिन होते हैं। तो एक कहावत है कि जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, अब 28, 29 फरवरी, बाकी सब 31। तो जून इसमें आ जाएगा, नवंबर आ गया, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर, 30। बस केवल इतने ही महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं और 28, 29 की फरवरी होते हैं, बाकी सब 31 होते हैं। जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28, 29 फरवरी, बाकी सब 31। और हमें ऐसे वर्ष के महीनों के नाम लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो इनमें 31 दिन नहीं होते हैं। अगला यफ एक समुच्चय है जिसके बारे में बताया गया कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से आता है। अब ध्यान रखना, इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे व्यंजन लिख देने हैं, एक नहीं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि के से पहले आने वाला व्यंजन लिखना है, लेकिन के से पहले आने वाले सारे व्यंजन लिखने हैं और व्यंजन लिखने हैं। तो ए को आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि ए व्यंजन नहीं होता है, स्वर होता है। तो अगला क्या आ जाएगा? बी, फिर सी, फिर डी। और ई को नहीं लिख सकते क्योंकि ई
भी एक स्वर है। तो अगला क्या आ गया, तो ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी, और जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई, फिर आई स्वर नहीं, आई व्यंजन नहीं होता है तो आई को नहीं लिख सकते हो, आई जी एच, जे आ गया, उसके बाद जे के बाद क्या आता है के। अब के से पहले आने वाले ही अक्षर लिखने हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमें मैचिंग करना है। ठीक है, अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये समुच्चयों को दाईं तरफ लिखे समुच्चयों से मिलान करें। तो मतलब बाईं ओर जो समुच्चय दिए गए हैं वो सारणी रूप में है और इधर समुच्चय निर्माण रूप में है, इनका आपस में मिलान करना है। तो 1 2 3 6 क्या है, 1 2 3 6, ये 6 की भाजक प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखो 6 के भाजक क्या क्या होंगे, यानी किस किस संख्या से 6 कटेगी, तो 1 से कटेगी, 2 से, 3 से, 6 से, तो ये 6 के भाजक हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रथम वाला दिया गया है इसका मिलान किसके साथ हो जाएगा, जो पहला वाला है, पहले वाले का मिलान हो जाएगा सी के साथ। ठीक है, और 2 3 क्या है, 6 की अभाज्य भाजक है। क्या है, 6 के अभाज्य भाजक 2 और 3 है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे इसके साथ। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय मतलब जो तीसरा नंबर का है वो डी के साथ मिल जाएगा, और जो ये वाला है 1 3 5 7 9, ये यक्ष 6 की 6, हाँ यक्ष 10 से छोटी एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मिलान हो जाएगा बी के साथ। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस अभ्यास के सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।